नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वंश स्टडी पर। और उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे उन सभी जवानों को जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आपके पेपर में बहुत ही कठिन होता है और कठिन तौर पर उसको बच्चा ज़्यादातर तुक्का लगा के आता है। उसको मैंने आसान बनाया है। 2 से 3 परिभाषा आपको मौखिक रूप से समझाई जाएंगी और इसमें 10 लाइन हेडलाइन लिखी गई हैं नियम के साथ। और इन 10 हेडलाइन और मौखिक जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उनके भाव को आप अपने जीवन में उतार लीजिए, समझ लीजिए। आसान है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, पढ़ना है, सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। पूरा 100% ध्यान आपको इस पर टॉपिक पर लगाना है। और उसके बाद फिर किसी भी किताब पर, किसी भी टॉपिक पर, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए, आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इस वीडियो को पढ़ने के बाद मैं आपको बता दूं कि आपके 70 से 90% क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल क्लिक हो जाएंगे एक ही बार में। फर्स्ट वीडियो में 70 से 90% की फुल गारंटी रहेगी। 30 से 10% जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके सेकंड वीडियो में आएंगे। और सेकंड वीडियो जब आएगा तो उसमें कुछ नियम और सिखाए जाएंगे और उनको सीखने के बाद ये प्लस हो जाएगा पूरा 100%। कहीं भी टॉपिक तुम्हारा ARO हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, या कहीं भी जहाँ भी रेलवे NTPC हो, ग्रुप डी हो, जैसे कि एग्जामों में पूछे गए हैं क्वेश्चन, कभी भी गलत नहीं हुए, ठीक है। और मैंने पढ़ाए जब भी इस क्वेश्चन टॉपिक को तो गलत नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी हिम्मत के साथ इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और आप इसको समझें और आप तक फ्री पहुंचा रहा हूं। और सभी उन भाइयों को जो यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फ्री है। पूरा कोर्स मैं रीजनिंग कराऊंगा आपको। मैं विश्वास दिलाता हूं कि रीजनिंग की आपको यहाँ के सिवा कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इसमें कोई भी समस्या बचेगी, ठीक है। आपका पूरा 100% मैं काम वर्क करता हूँ और हर करता हुआ चल रहा हूँ। यूट्यूब पर इस टॉपिक को मैं पहली बार डाल रहा हूँ आपके सामने। और आइए कुछ नियम को समझते हैं, बड़ी बारीकी से ध्यान से समझना है। देखिए, कथन कथन जो है इसको थोड़ा ध्यान दें। कथन को आप थोड़ा ध्यान देंगे। और पूर्ण धारणा, ठीक है। कथन और पूर्ण धारणा ये पूरे दोनों 100% होता है। यानी कथन का मतलब कोई भी चीज 100% है, हमने ये मान ली 100 कोई भी चीज है वो 100% है। उसमें से पूर्ण धारणा में कितनी मिलनी चाहिए? 0% से 100% के बीच होना चाहिए। याद रखें, अगर 100% कथन पूरा 100% है और पूर्ण धारणा 0 से 100% के बीच में है तो पूर्ण धारणा सही होगी। अगर बीच में है तो बात समझ में आई। लेकिन अगर कथन 100% है और पूर्ण धारणा में वो 0% भी नहीं मिल रहा है, ध्यान देंगे, 0% भी नहीं मिल रहा है, तो उसका मतलब कथन से पूर्ण धारणा का कोई लिंक नहीं है, कोई उससे जुड़ाव लगाव नहीं है। तो 100% से 0% होने का मतलब यह है कि कथन से पूर्ण धारणा का कोई भी लगाव नहीं है, अर्थात पूर्ण धारणा गलत हो जाएगी। बात समझ में आई। इसी प्रकार अगर हम बात करें 100% से 100%, अगर यह कथन भी 100% है और पूर्ण धारणा में भी सामग्री या भाव वो पूरा 100% दिखता है तो वो कथन के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष होगा, इसलिए पूर्ण धारणा गलत होगी। दो नियम समझ में आए। पहली परिभाषा क्लियर हुई। अगर समझ में आई है बात दोबारा से समझ लीजिए। कथन अगर आपका पूरा 100% है, ठीक है, और पूर्ण धारणा का उसके लिए होना चाहिए 0 से किसके बीच? 100% के बीच होना चाहिए, ठीक है। अगर वो 0% है तो कथन का पूर्ण धारणा से कोई संबंध नहीं है। अगर ये 100% है कथन और पूर्ण धारणा भी 100% है तो इसका मतलब पूर्ण धारणा से कथन पूरा 100% श्योर हो रहा है। और कोई भी चीज 100% सही होती है वो पूर्ण धारणा के रूप में गलत होती है। अभी मैं बिल्कुल मौखिक रूप से समझा रहा हूं, आप इसमें बिल्कुल भी हेजिटेशन ना लें कि बात समझ में आई या नहीं। अभी मेरा टारगेट यह है कि अभी आपको 0% भी समझ में नहीं आया। दूसरी बात बताता हूं, एक और बात समझिए। अगर कोई यहां व्यक्ति है, ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं योगी जी हैं, ठीक है, और आप लोग यहां हैं विद्यार्थी के रूप में, ठीक है। तो आपने क्या करा? आपने पेपर आउट होने की मांग उठाई और योगी सरकार ने बड़ा फैसला कर दिया
कि भाई 6 महीने के अंतर्गत पेपर करा दिया जाए। अब ये योगी जी ने घोषणा की है, याद रखें योगी जी की घोषणा है। क्या कह रही है योगी जी की घोषणा? कि 6 महीने में पेपर हो जाना चाहिए। तो यहाँ जो बच्चे हैं, आप बहुत सारे बच्चे जो हैं, ये अनुमान लगा रहे हैं कि भाई पेपर 6 महीने के लिए बात बोली है, तो पेपर तो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर पे बैठे हैं आराम से, उन्हें पता भी नहीं है। तो जो तुम अनुमान लगा रहे हो इसकी बात, योगी जी की बात का, आप अनुमान लगा रहे हैं, पूरा 100% नहीं लगा रहे कि वो जुलाई में होगा, जून में होगा, अगली साल होगा, कब होगा, आपको पता नहीं है। ये तो योगी जी को ही पता है 100% क्या वो चीज़ है। आप तो सिर्फ अनुमान वाले व्यक्ति हैं। इसे ही बोलते हैं पूर्व धारणा। जो आपने अनुमान लगाया है कि पेपर कब होना है, जून में होना है, जुलाई में होना है। आप अपने टीचरों से भी बात कर रहे हैं कि भाई जून में होगा गुरुजी, के जुलाई में होगा, टीचर यही करें, आप तैयारी करो, जहां भी होगा हो जाएगा। तो जो आप अनुमान लगा रहे हैं योगी जी की बात का, वही है पूर्व धारणा। इसके बाद एक बात और मैं बताऊंगा आपको। दूसरी बात, कथन जो है वो पूर्व धारणा, ठीक है, कथन और पूर्व धारणा आपस में कनेक्ट हैं। यानी कथन में जो बात कही जाएगी, कथन हो गया कर्ता, ठीक है, कर्ता। अब कथन में कोई चीज कर्ता के द्वारा की गई है, तो पूर्व धारणा में भी वो कर्ता द्वारा होनी चाहिए। यानी मैं ये कह सकता हूं, कथन में कर्ता का जिक्र किया गया है, तो पूर्व धारणा में भी कर्ता उपस्थित होना जरूरी है। अगर ऐसा है तो पूर्व धारणा ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो पूर्व धारणा गलत होगी। बात समझ में आई? मैं फिर से बता देता हूं एक बार। कर्ता जो काम करने वाला है, अगर कथन में वो उपस्थिति की बात कही जा रही है कि कथन में उपस्थित है, तो पूर्व धारणा में भी वो उपस्थित होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ध्यान रखना है, वो कथन में उपस्थित है तो पूर्व धारणा में भी उपस्थित होना जरूरी है। अगर यहां अनुपस्थित है, यहां नहीं है, कथन में उपस्थित नहीं है, तो पूर्व धारणा में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, मतलब पूर्व धारणा में भी उपस्थित नहीं होगा। तो ऐसे केस में पूर्व धारणाएं ठीक होती हैं। इनको मैं बड़े ही ढंग से और समझदारी से एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊंगा। आपको मौखिक रूप में कुछ चीजें समझा रहा हूं, जिससे समझ में गहराई से सारी चीजें बन जाएं। आइए आइए आपको कुछ नियम सिखाते हैं। देखो मैंने कुछ नियम यहां पर नोट किए हैं। पहला नियम आप पढ़ें। नियम फर्स्ट है, परिकल्पना कहें, पूर्व अनुमान कहें और पूर्व धारणा कहें, तीनों का अर्थ एक ही होता है, जो कथन से सीधा संपर्क रखते हैं। कितना? 0 से 100% के बीच में, ठीक है। पूरा 100% नहीं होते हैं पूर्व अनुमान। पूर्व धारणा का अर्थ यही है, पूरा कोई भी चीज 100% नहीं है, अनुमानित है, अनुमानित है, ध्यान देना है। दूसरा नियम कह रहा है, यदि किसी पूर्व धारणा में शब्द, मैंने कुछ शब्द लिखे हैं ध्यान से, बहुत मेहनत करके, केवल, प्रत्येक, सभी, अधिकांश, क्या, क्यों, इसलिए, ज्यादातर, ठीक है, ठीक है, ज्यादातर आदि शब्द जुड़े हैं तो पूर्व धारणाएं अमान्य होंगी, यानी इनवैलिड होंगी। इन शब्दों का मतलब क्या है? प्रत्येक, केवल, केवल इनका मतलब है पूरा 100%। इन सभी शब्दों का मतलब क्या है? पूरा 100%। और कोई भी चीज कथन से 100% जुड़ेगी तो पूर्व धारणा के रूप में इनवैलिड होगी, यानी अमान्य होगी। बात समझ में आ रही है? उसके बाद नियम तीसरे में अगर बात करें, देखो इन नियमों को पूरा भाव के साथ, पूरा होश और भाव, यानी कि पूरा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन छूट जाए गारंटी है, ठीक है। यानी कि आप ध्यान से बस पढ़ते रहें, मैं समझाऊंगा आपको। कथन और पूर्वधारणा एक दूसरे के विपरीत नहीं होनी चाहिए, यानी कथन और पूर्वधारणा एक दूसरे के विपरीत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, पूर्वधारणा और कथन एक दूसरे के लिए सार्थक होने जरूरी हैं, ठीक है। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लूं, विराट कोहली है, विराट कोहली है, ये कथन है। विराट कोहली टीम में उपस्थित नहीं है, ठीक है, तो यहां भी वो उपस्थित नहीं होना चाहिए। अगर यहां तो कह रहा कथन में उपस्थित नहीं है और पूर्व धारणा में कहने लगा कि भैया उपस्थित है,
तो ये कथन का उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, जो ये विपरीत शब्द है, ठीक है। तो ऐसे में वो पूर्व धारणा विपरीत होगी और वो अमान्य हो जाएगी। यानी इसलिए कहते हैं कथन और पूर्व धारणा का दोनों सार्थक रूप में होने चाहिए, ठीक है। चौथा नियम पढ़ें। यदि कोई भी पूर्व धारणा कथन के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष है, निष्कर्ष की वही बात है, पूरा कथन से 100% सीधा संबंध रख रही है, तो निष्कर्ष हो जाएगा, वो अमान्य हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। फिर नियम 5 है, यदि किसी पूर्व धारणा में भूतकाल और भविष्य काल की बात कही गई है तो भी वह अमान्य होगी। बात समझ में आई? छठा नंबर है, नियम है, यदि किसी पूर्व धारणा में कथन की पुनरावृत्ति हुई है, यानी पुनरावृत्ति का अर्थ है रिपीटिंग हुआ है, ठीक है, तो वो मान्य नहीं होगी, पूर्व धारणा वहां भी अमान्य होगी, ठीक है। अभी एक बार इनको पढ़ लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं आपको कैसे करना है। उसके बाद कुछ और शब्द हैं जो पूर्व धारणा को वैलिड बनाते हैं, इनको आपको समझना चाहिए। नियम 7 में है, यदि किसी पूर्व धारणा में शब्द संभवतः, सकना, सामान्यतः, सुधार, परामर्श, सलाह, एडवाइस कहते हैं सलाह को, यानी लाभदायक प्रभाव, परिणाम, परिमाण या परिणाम, परिणाम मतलब कहते हैं रिजल्ट, ठीक है, आदि शब्द जुड़े हैं तो वह पूर्व धारणा मान्य होगी, यानी कि वैलिड होगी, ठीक है। इसके बाद नियम 8 है जो आपको समझना चाहिए, यदि कोई पूर्व धारणा विज्ञापन से संबंधित है तो वो मान्य होगी। नियम 9 में पढ़ेंगे, सरकारी निर्देशों को सामान्यतः आम जनता द्वारा माने जाने की आशा की जाती है, इसलिए पूर्व धारणा मान्य होगी। यानी कि सरकारी निर्देश, जैसे नरेंद्र मोदी कोई भी चीज लागू कर रहे हैं और जनता उन्हें मानेगी, ठीक है, ऐसा अनुमान है कि जनता उनको सबको मानेगी। जैसे नोटबंदी किया नरेंद्र मोदी ने और जनता ने उनके निर्णय को माना, राजी राजी माना, गैर राजी माना, वो चीज ध्यान रखें। ऐसे स्थानों पर पूर्व धारणा मान्य होती हैं, ठीक है। 10 नियम में आप पढ़ें, 10वां लास्ट नियम है, किसी भी पूर्व धारणा में कथन से बाहर की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। आइए इसी के साथ क्वेश्चन है, और सबसे मजे की बात है कि यूपी पुलिस के जो 4 सेट हुए थे जिनका पेपर रद्द हो गया, जो पेपर रद्द हो गया है उसका एक क्वेश्चन इसमें 10वां क्वेश्चन मैंने शामिल किया है, उसको भी हम आराम से इसमें शामिल करके और अपना अभ्यास कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान दें, ये बहुत ही नियम समझने के लिए क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। कथन है, जब तक विराट कोहली की वापसी नहीं होती भारत मैच नहीं जीतेगा। ध्यान दें, कथन में कह रहा है विराट कोहली की वापसी नहीं होती मैच नहीं भारत जीतेगा। तो आपको क्या करना है कि विराट कोहली, कथन में है विराट कोहली की अनुपस्थिति, यानी विराट कोहली कथन में उपस्थित नहीं है, ध्यान रखना है। तो पूर्व धारणा में भी वो अनुपस्थित ही होना चाहिए। अगर वो उपस्थित हो गया तो वो विपरीत कथन पूर्व धारणा मानी जाएगी। जैसा कि हम पूर्व धारणा फर्स्ट पढ़ें, विराट कोहली टीम में नहीं है, यहां भी नहीं की बात कर रहा है और कथन में भी नहीं की बात कर रहा है। ऐसे केस में जहां कर्ता की उपस्थिति नहीं है तो पूर्व धारणा में भी कर्ता की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, तो पूर्व धारणा सही होगी। विराट कोहली टीम में है, ठीक है, तो ये इसका उल्टा हो गया, यानी कथन में तो कह रहा विराट कोहली की वापसी नहीं होती भारत मैच नहीं जीतेगा, लेकिन यहाँ कह रहा विराट कोहली टीम में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी पूर्व धारणा का उल्टा हो गया, यानी विपरीत हो गया, तो ये गलत हो जाएगी। तो पहली पूर्व धारणा ठीक है, ठीक है, दूसरी इसमें गलत है। क्या बात समझ में आई? मेरी बात को दोबारा समझ लीजिए, अगर कर्ता कथन में उपस्थित है तो पूर्व धारणा में भी वो उपस्थित होना चाहिए। अगर यहाँ उपस्थित नहीं है तो यहाँ भी उपस्थित, कथन में उपस्थित नहीं है तो पूर्व धारणा में भी उपस्थित नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों ही केस सेम होने चाहिए। अगर यहाँ उपस्थित है और यहाँ उपस्थित नहीं है तो ये पूर्व धारणा गलत हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? मैं इसको एक बार नियम के साथ यहाँ लिखा है मैंने, आप इसको पढ़ लीजिए।
एक बार इसको पढ़ लेंगे और उसके बाद आप पूर्व धारणा को समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिकांश रेल दुर्घटनाएं बहुत भयानक होती हैं। अधिकांश रेल दुर्घटनाएं बहुत भयानक होती हैं, यानी कि रेल दुर्घटना होने की बात कही जा रही है। ठीक है, इसका उल्टा नहीं होना चाहिए। तो रेल दुर्घटनाएं बहुत भयानक होती हैं, तो पहली पूर्व धारणा है रेल दुर्घटनाएं होती हैं, तो ये सही है। रेल दुर्घटनाएं नहीं होती हैं, ये इसका उल्टा हो गया है, विपरीत हो गया, तो ये आपका पूर्व धारणा के रूप में गलत हो जाएगा। तो इसकी पहला आंसर सही हो जाएगा। इसके बारे में मैंने क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा नोट किया है, आप यहाँ से इसको एक बार अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आइए, ये तो दो क्वेश्चन थे कर्ता की उपस्थिति और अनुपस्थिति के बारे में। ठीक है, अगर कर्ता उपस्थित है तो कथन में कर्ता उपस्थित है, तो पूर्व धारणा में भी वो उपस्थित होना चाहिए, और कथन में वो अनुपस्थित है तो पूर्व धारणा में भी वो अनुपस्थित होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? उल्टा नहीं बोल जाए, उल्टा बोलने पर वो विपरीत हो जाएगा, मतलब विपरीत नहीं बोलना है कथन के, और कथन के विपरीत जैसे ही कोई वाक्य बनेगा तो पूर्व धारणा विपरीत हो जाएगी, और विपरीत का मतलब अमान्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इससे कोशिश करें। पहले इन 10 क्वेश्चनों को मेरे साथ पढ़ेंगे, फिर किताब खोलेंगे, आप किताब में जाएंगे, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, कोई भी समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, कथन है आदमी जन्मजात स्वतंत्र है, यानी कि आप आदमी जन्मजात का अर्थ है कि वो जन्म से ही स्वतंत्र है। तो फर्स्ट पूर्व धारणा है स्वतंत्रता आदमी का जन्म सिद्ध अधिकार है, बिल्कुल बात सही है, वो जन्म से स्वतंत्र है, वहां भी उपस्थिति की बात है कर्ता की एक तरह से, और स्वतंत्र आदमी का जन्म सिद्ध अधिकार है, यहाँ भी सही है। सभी मानवों को मानव अधिकार है, यहाँ सभी शब्द आया, आपको मैंने बताया कुछ शब्द मैंने विशेष करके इसमें जोड़े हैं जो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये पूर्व धारणा सही है, जबकि इन शब्दों की वजह से वो गलत होगी। ठीक है, तो ये पूर्व धारणा आपकी गलत हो जाएगी, केवल पूर्व धारणा फर्स्ट। ठीक है, इन सभी का प्रयोग मैं नहीं कह रहा, इस वीडियो पर विश्वास करें, इसमें 70 से 90% आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। बस विश्वास के साथ इन 10 क्वेश्चनों पर ध्यान से वर्क करें, आराम से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, बहुत से देश में संसदीय लोकतंत्र काम करता है। बहुत से देश में संसदीय लोकतंत्र काम करता है, यानी कि ये जो संसदीय लोकतंत्र है यही करता है, यही काम करता है, तो ये कथन में उपस्थित है, तो ये पूर्व धारणा में भी उपस्थित होना चाहिए, इससे कोई बाहर की बात नहीं इसमें जुड़नी चाहिए। ठीक है, तो यह जनता की समग्र राय का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल ठीक है। यह हमेशा लोगों की आकांक्षाओं को परिपूर्ण करता है। अब ये वैसे तो ठीक है, लेकिन इसमें एक हमेशा शब्द इसने इस्तेमाल किया, फिक्स कर दिया, और जो चीज़ सत्य हो जाती है, 100% हो जाती है, वो गलत होती है पूर्व धारणा के अंतर्गत। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसका भी पहला ही पूर्व धारणा ठीक है, पहली पूर्व धारणा अंतर्निहित है। ऐसे कर 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे इस तरह से, एक आपको इसमें से ठीक करना है। बात समझ में आ रही है? ये 10 के 10 क्वेश्चन समझने पड़ेंगे मेरे मेरे हिसाब से। पहले मेरे हिसाब से समझो, साहब की सब के सब। कथन, सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है। ठीक है, सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है, आसमान साफ होने की बात कही गई है। ठीक है, और ये कथन है सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है। ठीक है, पूर्व धारणा फर्स्ट है सर्दियों के महीनों में सूर्य जल्दी निकलता है, तो सूर्य जल्दी निकले या देर से निकले या ना निकले, ऐसा कोई कथन में वाक्य नहीं है, तो पहले वाला गलत है, ये कथन से बाहर की बात है। सर्दी के मौसम में वर्षा भी हो सकती है, तो वर्षा के बारे में भी कथन में जिक्र नहीं किया गया, तो न तो पूर्व धारणा फर्स्ट और न ही पूर्व धारणा सेकंड अंतर्निहित है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक आपके लिए क्वेश्चन है, 2 मिनट में इस पर रुकूंगा, सी ऑप्शन ठीक है इसका। इस क्वेश्चन पर मैं आपके लिए रुक के चलूंगा, आप इसका सही आंसर बताएं मुझे।
मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए। सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं, बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। ये ऐसा कथन में लिखा गया है। सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवा जो 18 वर्ष की से ऊपर की आयु के हैं, बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। ये आपको कथन ध्यान से पढ़ना है। तो भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, ये आपको बताना है। ये कैसा है? तो ये 100% बात नहीं है। भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, तो ये 0 से 100% के बीच की बात है। ये बिल्कुल ठीक है और ये 100% पूर्वधारणा ठीक है। पहली वाली, सरकार के पास अब यहाँ सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने हेतु पर्याप्त धनराशि है। तो सभी के लिए नहीं है, ये पूरा 100% कहा है, तो ये पूर्वधारणा आपकी गलत हो जाएगी। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो ऊपर लिखे गए नियम है उन्हें वीडियो रोक के अपनी कॉपी पर नोट करो, अपनी लैंग्वेज में पढ़ो। अगर मेरी भी लैंग्वेज समझ में नहीं आई है तो उन्हें आप लिख लीजिए और लिखने के बाद खुद पढ़ो और खुद अनुमान करो कि ये है क्या चीज़। ठीक है, आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन गलत नहीं होगा ये, ठीक है, ये गारंटी हमारी है। तो इसका सही ऑप्शन पहला वाला होगा, ए ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन है आपका, कथन है मंत्री जी ने कानपुर में अपने समस्त कार्यक्रम रद्द किए या रद्द कर दिए और वे वायु मार्ग से राजधानी चले गए। एक समाचार है, ठीक है। तो ऐसे समाचार हमेशा मुख्य शीर्षक होते हैं। तो हमेशा शब्द ने इस कथन पूर्व धारणा को निश्चित किया है, इसलिए ये पूर्व धारणा जो है आपकी गलत होगी। कानपुर राजधानी के बीच वायु संपर्क है। देखो, कानपुर और राजधानी के बीच वायु संपर्क है, आपको ये ऐसा लग रहा होगा ये सत्य बात है, क्योंकि वो वायु मार्ग से राजधानी चले गए। ठीक है, तो कानपुर, ठीक है, कानपुर में समस्त कार्यक्रम रद्द किए हैं और राजधानी चले गए हैं, तो इसका मतलब कानपुर और राजधानी के बीच वायु संपर्क है, ये सत्य बात है। और जो सत्य बात होगी पूर्ण धारणा के रूप में गलत होगी, यानी ये निष्कर्ष कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही पूर्ण धारणा गलत हैं। सी ऑप्शन सही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? अगर बात समझ में आ रही है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझें। घाटे की पूर्ति हेतु टैक्स बढ़ाएं, यानी हमारे अधिकारी साहब ने ये कहा, अधिकारी मान लिया थोड़ी देर के लिए, कि घाटे की पूर्ति हेतु टैक्स बढ़ाएं। अब ये अधिकारी को ही जानकारी है कि घाटा हुआ है या नहीं हुआ है, ये स्पष्ट बात सत्य है या स्पष्ट है या अनुमानित है, कर्ता के लिए ही। ठीक है, तो कह रहा घाटे की पूर्ति हेतु टैक्स बढ़ाएं। ठीक है, तो वर्तमान में कर बहुत कम है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए टैक्स बढ़ाने की बात कही जा रही है श्रोता के द्वारा। यानी भाई जो घाटे की पूर्ति है हेतु टैक्स बढ़ाएं, ये तो अधिकारी ही निर्देश देगा, और जब अधिकारी निर्देश देगा तो वो कह रहा है वर्तमान में कर बहुत कम है, इसलिए जो वहाँ के डिपार्टमेंटली जो वर्कर होंगे वो कहेंगे भैया वर्तमान में कर बहुत कम है, इसलिए टैक्स बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो ये पूरा अनुमान है, इसमें से सही है। बजट में घाटा वांछनीय नहीं है, और इसलिए बजट में घाटा वांछनीय नहीं है, इसलिए टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा है, ये पूर्वधारणा के रूप में ठीक है। बिना कर बढ़ाए हुए घाटा पूर्ति नहीं किया जा सकता, यह निश्चित कर दिया है। ये वाक्य निश्चित कर दिया कि बिना घाटा के बिना कर बढ़ाए हुए घाटा पूरा नहीं किया जा सकता, जबकि ये अनुमान नहीं है, निश्चित हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसे ये लिखना चाहिए था, बिना कर बढ़ाए हुए घाटा पूरा हो सकता है या हो सकता है। देखो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझे पढ़ने में, बिना कर बढ़ाए हुए घाटा पूरा नहीं किया जा सकता, यानी घाटा पूरा इसके बिना, कर के बिना घाटा पूरा करने के लिए कोई और भी विधि हो सकती है, और भी साधन हो सकते हैं, इसलिए ये निश्चित कर दिया है। निश्चित होने के बाद वजह से ये कुछ आपका पूर्व धारणा के रूप में गलत हो जाएगा। तो आपका पहला और दूसरा, यानी कि कथन फर्स्ट डी ऑप्शन आएगा, पूर्व धारणा फर्स्ट और पूर्व धारणा सेकंड दोनों ही अंतर्निहित हैं। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है,
कथन। रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है। ठीक है, तो रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा है, याद रखना, रंजीत ने मित्र संदीप से कहा है यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है। तो गिफ्ट उसकी पत्नी के द्वारा दिया गया है, तो ये निश्चित बात है भाई, गिफ्ट उसकी पत्नी ने दिया है, तो ये अनुमान कहाँ से है? ठीक है, तो ये आपका गलत है। संदीप और रंजीत मित्र हैं, संदीप और रंजीत इसमें मित्र हैं, ये कैसा है भाई? रंजीत और संदीप दोनों मित्र हैं, ये कथन में भी लिख रहा है और यहाँ भी लिख रहा है, रिपीटेशन है, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब कथन का दोहराव भी पूर्व धारणा के रूप में शामिल नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यह गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज था, ये आपका सही है। यह गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज था, क्योंकि वह मेरे लिए खास है इसलिए सरप्राइज था, ये अनुमान आप इसमें से लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर बनेगा केवल थर्ड अंतर्निहित है इसमें। ठीक है, और आइए आप उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके यूपी पुलिस 2023 में पूछा गया और जिस पे बवाल खड़ा हो गया है 2023, और अब इसमें 24 भी लिखना पड़ेगा, अब 24 में होगा एग्जाम। तो ये जो क्वेश्चन था अभी पूछा गया पेपर में, ठीक है, एक पूर्व धारणा के रूप में पूछा गया है। आप इसे बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं और अपने जीवन में जो ऐसी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो हालांकि मैं स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं सामने होता तो शायद चीज़ें और अच्छी तरह से समझा रहा होता, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी समझ में ये सारी चीज़ें आ जाएं और आपका कल्याण हो जाए और आपकी जॉब, ये नंबर जो कमजोरी हो, इस नंबर की जिस भी बच्चे की कमजोरी हो, देखो ध्यान रखना, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा कुछ नए नियमों के साथ फिर से मैं कोशिश करूंगा उससे पूरा 100% करने की, कि आप 100% करें। मैं अपना 100% दूंगा ही, लेकिन आप लोग अपना 100% करके आए पेपर में और आपने क्वेश्चन को ठीक करके आए। तो आइए इस क्वेश्चन को तुम खुद कीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। ठीक है, 27 साल के कारावास ने मिहिर काल को राष्ट्रपति बनाया। तो जो 27, पहला पूर्व धारणा है इसके अंदर का, जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। जो कह रहा, जो 27 साल तक, जो भी व्यक्ति 27 साल तक कारावास में रहेगा वो राष्ट्रपति बनेगा, ये अनुमान नहीं है, ये रॉन्ग बात है आपकी, ये कथन से बिल्कुल हट के बात कही जा रही है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, ये भी इससे अनुमानित नहीं है। तो इसमें न तो पूर्व धारणा फर्स्ट और न ही पूर्व धारणा सेकंड, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों ही कथनों का इससे कोई लेन देन नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो सही लगा है तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, आने वाले समय में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।